अभी हमारे पास टीम भी है, लेकिन ये टीम को एक साथ लाना भी जरूरी है, जिसके लिए हमने कल के सेशन में देखा कि कैबिनेट कितना जरूरी है। इस कैबिनेट के माध्यम से हमारे टीम के जो भी सभी घटक है, चाहे वो यूजर रहे, रिटेलर रहे या नेटवर्कर रहे, उनके फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, उनके गोल अचीवमेंट के लिए हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। अभी हमारा कैबिनेट भी बन गया है। तो आज के इस सेशन में गनिमी कावा इस टॉपिक के माध्यम से हम देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कैसे होनी चाहिए। ये जो हमने टीम बनाई है, इसे और आगे लेके कैसे जा सकते हैं हम। तो मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा हमारे नेशनल मेंटोर मिस्टर प्रमोद सुगरे साहब को। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए प्रमोद सर के लिए। थैंक यू प्रशांत सर। आवाज आए? यस सर। ओके, थैंक यू। सभी स्टार अनुभव का फिर से एक बार इस स्पेशल मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं स्वागत करता हूँ। अभी जैसे प्रशांत सर ने बोला, आज का हमारा चौथा दिन है, मतलब आरंभ छोड़ के, मतलब आज का हमारा चौथा टॉपिक है। पहला टॉपिक जो हमने देखा था, उसमें हमने ये देखा था कि इतिहास से हमको प्रेरणा लेना चाहिए, इंस्पिरेशन लेना चाहिए, एंड सीख कर हमको मॉडर्न जमाने में अपने बिजनेस में उसका यूज करके सक्सेस लाना है। तो इसलिए हमने इतिहास का थोड़ा सहारा लिया है। अभी क्यों लिया? बिकॉज कि जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे ये समझ में आया कि जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक सक्सेसफुल स्वराज्य का सुराज्य बनाया, साम्राज्य बनाया, वैसा ही नेटसप में बहुत सारी चीजें मुझे सिमिलर दिखाई दी। और इसलिए हमने छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया, नेटसप ने क्या किया, और उसके बाद मेंटर जो लोग बने उन्होंने क्या किया, और आजकल के नेटसप के मेंटर्स हो तो आपको क्या करना चाहिए। इसलिए पहला जो हमारा टॉपिक था वो था विजन। विजन कैसी होनी चाहिए? जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का था स्वराज्य, जैसे नेटसप का सुजीत सर का विजन क्लियर कि यही बिजनेस करे आपका हमारा नेक्स्ट जनरेशन। सेम जिन लोगों ने ये विजन को फॉलो किया वो लोग आज की तारीख में मेंटर बने हैं। तो आपको भी सचिन ने एंड में ये भी बताया था कि आपका विजन कितना क्लियर चाहिए और आपके गोल कैसे होने जरूरी है। फिर हमने सेकंड पार्ट में देखा था विजन तो सही है, लेकिन वो साथ देने वाले लोग होना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि वो आपका रिश्तेदार हो, जरूरी नहीं है वो आपका फ्रेंड हो, उसमें पोटेंशियल है क्या, वो लॉयल है क्या, वो पैशनेट है क्या, वो सही विजन मैच कर रहा है क्या। तो हमने मावड़ा नाम के टॉपिक में ये देखा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पास बहुत बड़े बड़े लोग तो नहीं थे, लेकिन इस टाइप के लोग थे जिन्होंने बहुत बड़ा बड़ा काम करके दिखाया। इसके साथ अगर हम देखते हैं तो नेटसप में भी हमने वही देखा कि दैतुले साहब से लेके जो हम शुरुआत में लोग आए थे, ना हमारा बड़ा बैकग्राउंड था, ना हमारे पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, मतलब नॉर्मल थे, लेकिन हमें भी शायद पोटेंशियल था जो नेटसप को दिखाई दे रहा था। पैशनेट तो 100% थे, लॉयल आज भी है, 21 साल हो गए, और विजन क्लियर रखा, इसलिए ये भी यहाँ तक आ गए। और फिर हमने कल देखा स्वराज्य, क्योंकि विजन क्लियर है, लोग भी अच्छे हैं, लेकिन अगर आगे जाना है तो जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं वो सभी लोग सुखी समाधानी होने चाहिए, उनको उनके काम का सही रिटर्न मिलना चाहिए, और उनको भी अपना फ्यूचर यहाँ पे सही दिखना जरूरी है कि मेरा भविष्य अच्छा है, मेरे बच्चों का। तो ये जब दिखाई देता है तब स्वराज्य बनता है। तो हमने ये देखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने किसान से लेके सभी लोगों के लिए कैसे अलग अलग सिस्टम्स लाई, और वो सिस्टम्स की वजह से कैसे स्वराज्य बन गया। वैसे हमने देखा कि नेटसप क्या केयर करता है, एक यूजर से लेके तो मेंटर तक सभी लोगों के लिए अलग अलग सुविधा कंपनी देती है, अलग अलग सिस्टम्स कंपनी लेके आती है, जैसे नॉमिनी वाला सिस्टम हो या फिर फैमिली प्रोटेक्शन वाला सिस्टम हो, पाथफाइंडर हो। तो इस वजह से नेटसप में भी ऑलमोस्ट सभी लोग सेटिस्फाइड है, सभी लोगों को यह दिखता है कि यस मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और इस वजह से नेटसप में भी स्वराज्य है। और अगर हम ये देखते हैं जिन जिन लीडर ने ऐसा अपने टीम में जो लोग जुड़े, उनकी केयर की, उनके सेटिस्फेक्शन के लिए काम किया, वो लोग मेंटर बने हैं। तो आपको सचिन ने ये भी बोला कि आपका भी स्वराज्य बनना चाहिए, मतलब आपका कैबिनेट कैसे होना चाहिए और कैसे आगे जाना चाहिए। तो हमने 3 पार्ट देखे हैं, एक था विजन, सेकंड था सिलेक्शन ऑफ पीपल, और तीसरा था जितने लोग हैं उन सबको हमको सेटिस्फाइड रखना है। देखो ये होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, अपना जो नेटवर्क है वो बढ़ना स्टार्ट होता है, जिसको हम बोल सकते हैं एक्सपांड होना स्टार्ट होता है। लेकिन वही टाइम पे बहुत सारे हमारे ऊपर अटैक्स भी हो सकते हैं। अभी उनके साथ निपटने के लिए
छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया, जिसको हम बोलते गनिमी कावा या मराठी में बोलते हैं, या इसको गुरिल्ला वॉर भी कहते हैं। ये जो उन्होंने सिस्टम्स निकाला था गनिमी कावा का, उसका जब मैं पढ़ रहा था, मैं एक सेंटेंस में अगर इसका आपको बताऊं कि गनिमी कावा का मतलब क्या है, लिमिटेड से लिमिटेड रिसोर्स होने के बाद आप एक अल्टीमेट रिजल्ट लाते हो, उसको बोला जाएगा गुरिल्ला वॉर, या उसको बोला जाएगा गनिमी कावा। मतलब अपने पास क्या क्या नहीं है इसके लिए रोते नहीं बैठना चाहिए, जो है उसको लेके एक बड़ा रिजल्ट कैसे ला सकते हैं, उसके ऊपर जो काम होगा, उस टाइप से जो करेगा, उसको हम बोल सकते हैं गनिमी कावा। तो आज के टॉपिक में हम ये वापस देखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसका यूज करके कैसा अपना स्वराज्य जो बन गया था उसको बढ़ाया, और साथ में हम ये देखेंगे नेटसप कैसा, ये गनिमी कावा नहीं बोल सकते लेकिन स्ट्रैटेजी के साथ कैसे आगे बढ़ा। फिर हम ये देखेंगे कि नेटसप में जो मेंटर्स है, उसमें से मैं 3 आज मेंटर की आपके साथ स्टोरी भी शेयर करूंगा कि वो कितने डिफिकल्ट सिचुएशन में थे, लेकिन उन्होंने कुछ क्या करके वो जबरदस्त सक्सेसफुल बन गए और मेंटर भी बन गए। तो और इसके लास्ट में वापिस सचिन आपके साथ ये बात करेंगे 100% कि अभी आपको करना क्या है, गनिमी कावा मतलब आप क्या करना चाहिए। तो हम पीपीटी के माध्यम से फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। गनिमी कावा, जैसे मैंने बोला गनिमी कावा मतलब क्या है, तो लिमिटेड से लिमिटेड रिसोर्स होने के बावजूद आप एक जबरदस्त रिजल्ट निकाल सकते हो, उसको बोला जाएगा गनिमी कावा। और इसका छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने पूरे कार्यकाल में बहुत बार और बखूबी उन्होंने यूज किया। अभी इसकी वजह से क्या हुआ, पूरा मराठों को इसका आदत लग गया, इस टाइप से करना होता है, जो हमने देखा कि 150 साल तक मराठों ने पूरे हिंदुस्तान पे राज किया। तो इसमें गनिमी कावा का बहुत बड़ा रोल था। अभी ये गनिमी कावा मतलब हमको स्वराज्य महाराज को बढ़ाना था, वैसे हमको भी हमारा नेटवर्क बढ़ाना है। अभी इसमें मैंने 5 पॉइंट निकाले हैं। गनिमी कावा मतलब आपको क्या करना चाहिए, या मेंटर्स ने कैसा किया है, या नेटसप ने कैसा किया है, या छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो किया, उसमें से मैंने मुझे जो समझता है वैसे मैंने 5 पॉइंट्स निकाले। जैसे लिमिटेड से लिमिटेड रिसोर्स में मैक्सिमम या अल्टीमेट रिजल्ट निकालना है, वैसे ही गनिमी कावा का पहला पॉइंट ये होता है कि आपका टारगेट फिक्स होना जरूरी है कि मुझे क्या अचीव करना है, ये पहला फिक्स होना जरूरी है। सेकेंड चीज होती है, इसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, जो भी टीम है उसके साथ कैसे कौन क्या करेगा, कब करेगा, किसको क्या सपोर्ट कौन करेगा, इसका एक स्ट्रैटेजी बनाना जरूरी होता है। तीसरा होता है माइक्रो प्लानिंग। माइक्रो मतलब ये प्लानिंग इतना सटीक होना चाहिए, इतना सटीक होना चाहिए कि उसमें कोई फेल्योर की गुंजाइश ना हो। और इसके साथ प्लान 2 होने चाहिए, प्लान ए एंड प्लान बी। मतलब अगर हम एक प्लान लेके चल रहे हैं क्योंकि हमने कुछ चीजें को इमेजिन किया, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी और अचानक से हो गई, तो दूसरा प्लान भी रेडी होना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद एक चीज आती है सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जीक्यूशन। और ये एग्जीक्यूशन मतलब एक्चुअल में जो प्लान किया है उसको वर्क करना है, और ये खुद उसमें आप खुद होना बहुत जरूरी होता है। और लास्ट आता है इसका रिजल्ट, मतलब एक टारगेट रख के स्ट्रेटेजी बना के सही माइक्रो प्लान करके एग्जीक्यूट करने के बाद आता है रिजल्ट। रिजल्ट यही होता है कि टारगेट अचीव होगा। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो ऐसे बहुत मतलब टारगेट अचीव किए, सभी स्टोरीज हम यहाँ पे नहीं ले सकते, लेकिन मैं आज 2 स्टोरी लेने वाला हूँ। एक स्टोरी ऐसी है, जो ये स्वराज्य बन गया था वो वापिस से वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गया था। वो जो उन्होंने बिठाया था सब सिस्टम्स, वो सिस्टम्स कोलैप्स होने लगी थी। और उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने कैसा ये गनिमी कावा यूज करके टारगेट अचीव किया। और उसके बाद जो बहुत बड़ा लॉस हुआ था, ये लॉस उनको जो निकालना था, भर के निकालना था, इसलिए उन्होंने दूसरा क्या काम किया गनिमी कावा करके, और वापिस जो स्वराज्य बना था वो जो लेवल पे था उससे ज्यादा ऊपर लेवल तक महाराज लेके गए। तो पहला स्टोरी जो है ना, वो है लाल महल में जो हुआ था शाहिस्ते खान का स्टोरी। शाहिस्ते खान, जैसे कल भी सचिन ने बोला था शायद, कि औरंगजेब का मामा था, बहुत बड़ा सरदार था, और बाकी सब सरदार हार के चले गए थे यहाँ से, इसलिए औरंगजेब ने शाहिस्ते खान को यहाँ भेजा था। ये शाहिस्ते खान पुणे में लाल महल जो है वहां आके रुक गया। लाल महल मतलब जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का बचपन गुजरा था। उनको एक एक रूम मालूम था, उनको पूरा वो जो लाल महल था उसका सब
कहाँ पे क्या है सब पता था। लेकिन ये शाइस्ते खान आ गया 9 मई 1660 को। अभी देखिए ये आने के बाद इसको एक मालूम था कि अफजल खान का क्या हुआ है, इसलिए उसने क्या किया, वो लाल महल छोड़ के किधर नहीं गया, और वो क्या कर रहा था, अपने सरदार लोगों को भेज रहा था। और ये सरदार लोग छोटी छोटी लड़ाइयां छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ चल रही थी आसपास पुणे के। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज का ये था कि उसको पुणे से बाहर निकाल के कोई किले के गढ़ पे लेके आए, लेकिन शाइस्ते खान कुछ भी करने के लिए रेडी नहीं था, वो बाहर आने के लिए तैयार नहीं था। ऐसा कब तक चला, ऐसा कब तक चला, तो 5 अप्रैल 1663 तक, मतलब 5 अप्रैल 1663 को उसके ऊपर अटैक किया छत्रपति शिवाजी महाराज ने। मतलब ऑलमोस्ट 3 साल ये उधर रुका था। अभी वो उधर रुका था, इसका मतलब जो स्वराज्य बन गया था वो सिस्टम वापिस टूटना स्टार्ट हो गया। उनके उसकी 1.5 लाख की फौज थी। अभी ये 1.5 लाख की फौज आसपास लूट कर रही थी, लोगों के ऊपर वापिस अत्याचार स्टार्ट हो गए। अभी इसका बंदोबस्त करना जरूरी था। बंदोबस्त करने के लिए वो बाहर नहीं आ रहा था और आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का स्ट्रेंथ बहुत कम था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक प्लान किया, जिसको बोला जाता है शाइस्ते खान के ऊपर जो उन्होंने छापा डाला था, जिसको आज की लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं दुनिया का सबसे पहला सर्जिकल स्ट्राइक। सिर्फ 450 लोग 1.5 लाख की फौज के अंदर घुस गए और शाइस्ते खान के ऊपर अटैक किया। अभी देखिए ये हमको सुनने में या मुझे बोलने में बहुत इजी लगता है, लेकिन इसके पीछे हम देखते हैं। अभी वापिस जो पहले 5 पॉइंट देखे थे, पहला था टारगेट। तो टारगेट फिक्स था शाइस्ते खान, उसको यहां से निकालना है। वो अगर यहां से निकलता है या उसको मार देते हैं तो ये हमने जो स्वराज्य बनाया ये वापिस हम सेट कर सकते हैं। लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा था, तो डेट फाइनल की गई 5 अप्रैल 1663। जितने भी उनके खास लोग थे छत्रपति शिवाजी महाराज के, उनकी अलग अलग टीम बनाई गई। जैसे कि अटैक होने के बाद हम कोंडाने पे आएंगे, मतलब आज का सिंहगढ़, तो वहां पे उन्होंने फिरंगोजी नरसाड़ा करके उनके एक सरदार थे, उनको बोला आप इधर ही रुकेंगे, आप किधर नहीं जाएंगे। अटैक करने के बाद हम लोग इधर आएंगे और यहाँ से हम लोग वापिस उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। उनको किले पे रखा। तानाजी और ईसा जी, जो तानाजी और मोरोपंत, ये दोनों को बोला कि आप लोग अपनी अपनी फौज लेके आसपास पुणे के रहिए। सॉरी, मतलब मोरोपंत और नेताजी। तानाजी को बोला गया आप एक शादी की बारात लेके अंदर जाइए। तो उन्होंने परमिशन निकाली, एक 80-100 लोगों का बारात लेके वो अंदर आ गए। इसके बाद ऐसाजी कंक ने क्या किया, जो हाथी घोड़ों को जो घास खिलाई जाती है उसकी एक 20-25 बैलगाड़ियां, और वो कोई चुरा के लेके जा रहा है ऐसा बोल के 20-25 मावड़ों को ही अरेस्ट करके वो गाड़ियों के साथ लेके आए। मतलब जो चौकी पे पूछा गया क्या ये कौन लोग है, तो बोला ये पूरा घास भगा के लेके जा रहे थे, इनको पकड़ के लेके आ रहे हैं। अभी ये भी अंदर घुस गए। कुछ सरदार ऐसे घुस गए कि पुणे के पश्चिम से एंट्री की। तो उनको पूछा गया आप कौन हो, कहाँ से, कहाँ किसके सरदार हो, तो इनको ये पता था कि पूरब में कौन सा सरदार पहरा दे रहा है। उसको बोलते थे हम उस सरदार के लोग हैं, इसलिए उधर जाना है। मतलब अलग अलग जगहों से ये सब अंदर आ गए। इसके साथ ये जो कातरज का घाट बोलते हैं, ये कातरज के घाट के नीचे काम क्या करके रखा था, 150 से 200 बैलों के सींगों को मशाल लगा के रखी थी और कुछ पेड़ों के ऊपर लटका के रखी थी। इसके साथ शिवाजी महाराज के पास उनका एक सरदार था इब्राहिम पठान। ये इब्राहिम पठान को जो अफजल खान का जो खजाना मिला था, उसमें वो जो मुगलों टाइप के जो कपड़े वगैरह थे वो पहना के उसको बड़ा सरदार बना दिया मुगलों का। और उसके साथ कौन आए, तो खुद छत्रपति शिवाजी महाराज, सर्जेराव जेदे और बालाजी और चिन्ना जी। अभी ये 3 लोग छत्रपति महाराज के साथ क्यों थे, बिकॉज ये तीनों लोग भी बचपन से वही लाल किले में खेले थे महाराज के साथ, तो उनको भी चप्पा चप्पा मालूम था। अभी ये सभी लोग अलग अलग जगहों से अंदर आ गए। प्लानिंग करेक्ट था। और वहां पे वो जो लाल महल था, वहां जो माली काम करता था ज्ञानू, उसको पहले ही बोला गया था कि हम आने के बाद तू दरवाजा खोलेगा। तो ज्ञानू ने उसका दरवाजा खोला घर का। महाराज और कुछ लोग अंदर गए। उसने सीढ़ी लगा के दी, सीढ़ी से ऊपर महाराज गए। वो जो खिड़की थी उसको पहले से ही थोड़ा लूज करके रखा था, वहां से महाराज अंदर गए। अंदर जाने के बाद जब वो उनको पता था कि ये शाइस्ते खान कहाँ है, उसको मुझे मारना है, लेकिन हुआ क्या, इस जल्दबाजी में थोड़ा बहुत जो चिल्ला चिल्ली हो गई किसी को जगने की वजह से, तो
शाइस्ते खान की जो बेगम थी उसने जो दीवा दिया था वो बुझा दिया। अभी ये अंधेरे में अंदाज से छत्रपति शिवाजी महाराज ने वार किया। वो वार जो था वो उसको लगा नहीं, लेकिन उसकी 3 उंगलियां कट गई। अभी इनको लगा कि ये चिल्लाया जोर से, शायद इसका काम हो गया है। उधर से बाहर निकले, छोटी सी मतलब मुठभेड़ हो रही है, क्योंकि उसके भी पहरेदार जग गए थे, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। इसमें शिवाजी महाराज के 6 लोग गए, शहीद हो गए, लेकिन बाकी फौज वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो गई विद शिवाजी महाराज। अभी ये सभी लोग गए सिंहगढ़ की तरफ अलग दिशा में, लेकिन वही टाइम पे कातरज में ये बैलों को छोड़ा गया मशाल जला के। तो ये मुगल फौज जो उनके पीछे निकली, उनको लगा कि ये इस साइड गए, तो पूरी फौज उनके पीछे दौड़ना स्टार्ट हो गई। नजदीक जाने के बाद देखा तो ये सिर्फ बैल थे। उतना टाइम जो मिला वो टाइम में शिवाजी महाराज किले पे चले गए, और किले के जाने के बाद उन्होंने और एक काम किया, किले का दरवाजा खुला रखा, निशान निकाल के रखा। तो इनको लगा कि यहाँ से भी वो भाग गया, अभी अच्छा चांस है, किला तो ले लेते। तो ये हाथी घोड़े सब फौज लेके ऊपर चढ़ना स्टार्ट गए। जैसे ये नजदीक आए ना, ऊपर से अचानक निशान भी लग गया, और ऊपर से बाणों का पत्थरों का जबरदस्त ऐसा मतलब हमला स्टार्ट हो गया। उनके ही हाथों के नीचे पैरों के नीचे इनके ही सैनिक मरने लगे, घोड़ों की टापों के नीचे मरने लगे, और ये भाग के वापस रिटर्न आ गए। मतलब 450 लोगों को लेके 1.5 लाख की फौज के अंदर घुस के दुनिया का पहला सर्जिकल स्ट्राइक छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। टारगेट फिक्स था, टारगेट के बाद स्ट्रैटेजी क्लियर थी, माइक्रो प्लानिंग था, एग्जीक्यूट किया गया, और रिजल्ट ये आया कि जो शाइस्ते खान 3 साल उधर बैठा रहा था, वो तीसरे दिन जसवंत सिंह को सौंप के वहां से निकल गया पुणे से। देखो ये बहुत बड़ी बात है कि 1.5 लाख की फौज भी थी, लेकिन उसको हार माननी पड़ी और वो निकल गया। लेकिन हुआ क्या इसमें, ये 3 साल में ये हुआ कि बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस हुआ था स्वराज्य का। जो स्वराज्य के लिए उन्होंने अलग अलग फंड लगते थे, वो सभी मतलब डिस्टर्ब हो गए थे। तो ये कहां से मिलेंगे, ये कहां से लाएंगे? तो जो दूसरा मैं आपके साथ मतलब ये शेयर करने वाला हूं, वो है सूरत लूट। सूरत लूट मतलब सूरत क्यों, सूरत ही क्यों? क्योंकि सूरत ये व्यापारी पेट थी। वहां पे जो बंदरगाह था, वहां से पूरी दुनिया भर में व्यापार चलता था। ब्रिटिश हो, मतलब ईस्ट इंडिया वाले हो, तुर्क हो, या हबनास हो, या अलग अलग जो भी बाहर से लोग आए थे, वो लोग वहां से व्यापार करते थे, और बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता था सूरत में। और वो जो पूरा का पूरा रेवेन्यू होता था, वो करीब करीब 10 लाख के आसपास होता था रुपए में, और वो पूरा का पूरा औरंगजेब की बहन थी जहां आ रहा है उसको मिलता था। अभी वहां पे कोई ज्यादा मतलब एक छोटा किला था, उसको थोड़ा बहुत संरक्षण था, लेकिन जो सूरत सिटी था, शहर था, उसको कोई भी संरक्षण नहीं था। अभी ये क्यों नहीं था? बिकॉज कि उनको लगता था ये पूरा का पूरा एरिया ही मुगलों का है, किसकी हिम्मत है जो यहाँ आके कुछ गड़बड़ करेगा। तो बहुत कम फौज लेके इनायत खान नाम का एक वहां पे सूबेदार हुआ करता था। अभी देखो ये जो हम देख रहे थे कि अभी 5 अप्रैल 1663 को शाइस्ते खान के ऊपर छापा हुआ, अटैक हुआ, और ये जो सूरत लूट है ये 6 से 10 जनवरी 1664 है। मतलब ऐसा नहीं था कि चलो अभी मुझे लगता है कि सूरत जाके हम फंड लेके आएंगे, ऐसा नहीं था। इसके पीछे वापस टारगेट सेट था सूरत, फिर था स्ट्रैटेजी, फिर था माइक्रो प्लानिंग, फिर था एग्जीक्यूशन, और फिर था रिजल्ट। सूरत क्यों मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी दूसरा था स्ट्रैटेजी। तो ये जो 6 जनवरी से 10 जनवरी 1664 है, इसके 5-6 महीने पहले शिवाजी महाराज के जो जासूस थे वो वहां ऑलरेडी गए थे। मतलब ये टारगेट उनका कब से सेट था, शाइस्ते खान को ऐसा ऐसा करेंगे, उसके बाद ये पैसा लाने के लिए, फंड लाने के लिए मुझे सूरत के पास, सूरत जाना पड़ेगा, सूरत उठना पड़ेगा। इसलिए उनके लोग पहले से ही वहां मौजूद थे। क्या कर रहे थे? एक जन जो था वो कर रहा था, बहुत बड़ा तेली था वहां का, तेल का व्यापारी, उसके यहाँ पे काम कर रहा था। एक क्या कर रहा था, जो जकात घर होता है वहां पे जॉब कर रहा था। एक क्या कर रहा था, जिसका नाम अब्दुल है, वो खुद एक मतलब मौलवी बन के वहां रह रहा था। और एक जन था जो घोड़ों को नाल लगाते हैं ना, वो नाल लगाने का काम कर रहा था, वो भी ब्रिटिश वखार के नजदीक। और ये सबका जो हेड थे, मतलब बहिरजी नाइक,
ये खुद भिखारी बन के सूरत में रह रहे थे। इनको सब पता था कि किसके पास कितना पैसा है, किसने कहा क्या छुपा के रखा है, मतलब टारगेट क्लियर, स्ट्रेटेजी क्लियर। अभी वहां तक पहुंचना था तो शिवाजी महाराज ने क्या किया, 8,000 की फौज ली। 8,000 की फौज लेके राजगढ़ से सूरत, ये ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर है, और पूरा मुगलों का एरिया ज्यादा करते, मतलब 95% एरिया मुगलों का, और उसके अंदर जाना है। कैसे जाएंगे, तो पहले से उनके लोग रास्ता दिखाने के लिए पूरे रास्ते में अलग अलग जगह पे रुके हुए थे। और ये जो ट्रैवल करते थे, ये रात को ट्रैवल करते थे, मतलब घोड़ों के ऊपर, और दिन में जंगलों में रहते थे। ऐसा करते करते ये सूरत तक पहुंच गए। सूरत तक मतलब गन देवी पहुंच गए। ये जो गन देवी है शायद 16 किलोमीटर के आसपास है सूरत से। तो ब्रिटिशों को समझ में आया कि ये इधर आया है, मतलब ये अभी लूटने वाले हैं मराठे। तो उन्होंने इनायत खान को बोला कि भाई देख, ऐसा ऐसा हमारे जासूस ने बोला है कि ये लोग यहाँ तक आ गए। तो वो और कॉन्फिडेंट था, वो बोला ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, इतना कुछ नहीं होगा, आप डरो मत, मैं हूं। मुगलों के ऊपर, सूरत के ऊपर अटैक करना किसी को भी, मतलब ये मजाक की बात नहीं है, कोई नहीं आ सकता। फिर महाराज आ गए उधना। अभी उधना मतलब एकदम सूरत की बॉर्डर पे शाम को पहुंच गए, और उन्होंने एक खत लिख के भेज दिया इनायत खान को, तुम्हारे पास से मुझे इतनी इतनी खंडनी चाहिए, वो भी कल शाम तक, नहीं तो अगले दिन सूरत शहर पे तलवार चलेगी, आग चलेगी। अंग्रेजों को बोला गया 3 लाख खंडनी आपसे चाहिए, हम आपको हाथ नहीं लगाएंगे। अंग्रेजों ने 3 लाख रुपए देके अपने किले का दरवाजा बंद कर लिया। बाकी ये इनायत खान सूरत छोड़ के किले पे जाके रुक गया, खुद को और बीबी बच्चों को लेके भाग गया। पूरा सूरत खाली, पूरा सूरत कंट्रोल में आ गया छत्रपति शिवाजी महाराज की। 3 दिन सूरत में सिर्फ लूट चली। लूट चली मतलब क्या चली, कोई भी सामान्य आदमी को तकलीफ नहीं दी गई, कोई गरीब आदमी को तकलीफ नहीं, कोई भी धार्मिक स्थल को नुकसान नहीं, कोई मुल्ला मौलवी, कोई फादर, चर्च के पादरी, उनको किसी को कोई तकलीफ नहीं, कोई महिलाओं को तकलीफ नहीं। अच्छे जो व्यापारी थे, जो दानशूर व्यापारी थे, उनको भी कुछ नहीं किया। लेकिन टारगेट फिक्स था। ये प्रशांत सोमवंशी, इन्होंने बहुत पैसा साइड में रखा है। ये प्रमोद बड़ीगर, इसने सोने के पिंप में सोना भर के रखा है। अभी मैं जो सामने दिख रहा है वो नाम ले रहा हूं। तो उनको ये पता था कि किसके घर पे जाके किसने कहा पे क्या रखा है। 3 दिन में पूरा सूरत शहर खाली किया गया, और उस टाइम के 450 पहले का 80 लाख का लूट हुआ। अभी 80 लाख का लूट हुआ, ये कैसे लेके आएंगे। जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद का आरमार बनाया था, सूरत बंदरगाह था, तापी नदी के पास छोटी छोटी बोटें आती थी, वहां से वो फिर आगे समुद्र में जाती थी। तो वहां तक समुद्र के मार्ग से छत्रपति शिवाजी महाराज का आरमार आया था। तो जो भी लूट हो गई वो समुद्र के मार्ग से स्वराज्य में भेजा गया, और महाराज वापिस दूसरे रूट से वापिस रिटर्न आ गए। मतलब ये 2 स्टोरी मैंने इसलिए आपके साथ शेयर की। पहली स्टोरी ये थी कि जो नुकसान कर रहा है उसको कैसे निकालेंगे। दूसरा था उनकी वजह से हमारा नुकसान हुआ है, उनके पास से ही भर के निकालेंगे। ये दोनों स्टोरी में आपको दिखेगा क्लियर टारगेट, आपको दिखेगा स्ट्रैटेजी, आपको दिखेगा इसमें माइक्रो प्लानिंग, आपको दिखेगा इसमें एग्जीक्यूशन खुद, और लास्ट में रिजल्ट। ऐसे बहुत कुछ है जो महाराज ने, मतलब लिमिटेड सोर्सेस होने के बावजूद अनलिमिटेड या अल्टीमेट रिजल्ट करके दिखा। अगर ये जो मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के आपके साथ 2 स्टोरी मैंने शेयर की, ये जब मैं नेटसप के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, ये जब मैं मेंटर्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे क्या दिखाई देता है। अगर मैं नेटसप की बात करूं तो नेटसप का 2001 से लेके 2021 तक का मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट जो है तो शुरुआत से लेके 2012 तक का हम बोल सकते हैं, इसको मैं बोलता हूँ फाउंडेशन फेज। बाकी कंपनियों ने जैसी गलती की, मतलब स्टार्ट किया तो भारत के हर कोने में घुस गए, बाद में प्रोडक्ट का डिलीवरी का इश्यू और कुछ इश्यू। नेटसप ने ये नहीं किया, अपना फाउंडेशन इन्होंने मजबूत किया। मतलब क्या किया, तो पहले सिर्फ महाराष्ट्र, बॉर्डरिंग कर्नाटका, बॉर्डरिंग गुजरात, इतना ही नेटसप का नेटवर्क था, क्योंकि यहाँ पे सही तरीके से प्रोडक्ट पहुंचा सकते थे। दूसरा, प्रोडक्शन हाउस अपना अपना छोटा छोटा कैपेसिटी बढ़ाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे अलग अलग सिस्टम्स लाना स्टार्ट किया।
तब तक हमारे पास रीजन नहीं थे, मेंटर्स नहीं थे, मैनेजर्स नहीं थे ज्यादा। और इसके बाद जो सेकंड फेज नेटसप का आया, क्योंकि तब तक फाउंडेशन अच्छा हो गया था, एक अच्छा नेटवर्क तैयार हो गया था, नेटवर्क में अच्छे एचओएस बन गए थे, इसके साथ प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गया था, नेटसप का पूरा सिस्टम जो था, फाउंडेशन वो मजबूत हो गया था। और यहाँ पे नेटसप ने गियर चेंज किया, और 2015 से लेके 12 से लेके 2015 ये डेवलपमेंट फेज था। यहाँ पे कंपनी अलग अलग स्टेट में गई, मतलब नेबरिंग स्टेट तो छोड़ो, नेटसप अभी भारत के अलग अलग स्टेट में जाना स्टार्ट हुआ। और ये पॉसिबल क्यों था? क्योंकि फाउंडेशन मजबूत था। यहाँ पे बहुत सारी सिस्टम्स आ गई, रीजन बन गए, मैनेजर्स आ गए, एनसीएम बन गया, ओसीएम आ गया। और ये जो डेवलपमेंट फेज था, इसका रिजल्ट ये था कि 2015 का जो टर्नओवर था नेटसप का, पहली बार 100 करोड़ क्रॉस हुआ। और 2016 से अगर मैं देखूं इसको, मेरे एंगल से, तो ये अभी ग्रोथ फेज है। हर साल हम देखते हैं कि कितना जबरदस्त ग्रोथ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि फाउंडेशन बहुत मजबूत है, इसलिए बाद में डेवलपमेंट सही तरीके से हुआ। और अभी ग्रोथ क्या चल रहा है देखो, 2016 से फास्ट ट्रैक आया, पाथ फाइंडर आया, हमारे रीजन्स बढ़ गए, फिर मैनेजर्स बढ़ गए, फिर हमारा जोन हो गए, फिर क्लस्टर हो गया। मतलब बहुत सारी सिस्टम्स नेटसप अभी ग्रोथ के हिसाब से ला रहा है, प्रोडक्ट रेंज उस टाइप से। अभी जो ईटेल आया, ईटेल क्या है? ये अभी ग्रोथ के लिए और पुश करेगा। और अभी कुछ एक महीने दो महीने पहले सुजीत सर ने एक अनाउंसमेंट किया था कि पुणे के नजदीक 6 लाख स्क्वायर फीट में नेटसप का नया फैक्ट्री का काम स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब नेटसप भविष्य को भी सही तरीके से देख रहा है। तो देखो, फाउंडेशन मजबूत किया, डेवलपमेंट किया, अभी ग्रोथ की तरफ नेटसप जा रहा है। आप ये सब देखते हो ना, तो यहाँ पे भी जब भी हमारा मेंटर मीट होता है, प्रदीप सर का टारगेट क्लियर रहता है। ये साल का टारगेट कितना होना चाहिए, मतलब टारगेट फिक्स होता है। नेटसप भी हवा में गोलीबारी नहीं करता, स्ट्रैटेजी क्लियर होता है, माइक्रो प्लानिंग होता है, और एग्जीक्यूशन भी किया जाता है। इसलिए हर बार, हर साल, हर महीना नेटसप जो बोलता है वो टर्नओवर टारगेट अचीव करता है, वो अचीवर्स का टारगेट भी अचीव करता है। ये क्यों होता है? तो इसके पीछे क्लियर कट गनीमी कावा मैं वापस बोलूंगा कि टारगेट, टारगेट के बाद उसका स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी को एक माइक्रो प्लान, माइक्रो प्लान के बाद एग्जीक्यूशन, और फिर उसका जबरदस्त रिजल्ट। अगर देखो, जैसे हमने छत्रपति शिवाजी महाराज का देखा कि उन्होंने ऐसे ही जाके कभी अटैक नहीं किया है, ऐसे ही जाके कोई लड़ाई नहीं लड़ी है, उसके पीछे पूरा ये सिस्टम होता था। वैसे ही नेटसप भी आगे कैसे जाना है, ये पूरा सिस्टमेटिक वे से जाता है। और ऐसा जिन जिन लीडर लोगों ने किया, वो सब नेटसप में मेंटर बन गए। आप कोई भी मेंटर देखिए, उसका भी हर बार एक टारगेट होता है, उसकी भी अलग एक स्ट्रैटेजी होती है, प्लानिंग, माइक्रो प्लानिंग होता है, एग्जीक्यूशन करता है, रिजल्ट भी निकालता है। वही लोग आज नेटसप में मेंटर हुए। लेकिन जैसे हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की 2 किस्से हमने देखे, वैसे ही नेटसप के ऐसे 3 मेंटर्स हैं जिनके बारे में आपके साथ में शेयर करूंगा। वैसे तो धैर्य साहब से लेकर सभी लोगों ने बहुत कुछ डाउनफॉल भी देखा है, फिर अब भी हुए हैं, सभी लोगों ने यही सिस्टम का यूज किया है। लेकिन ये 3 लोग थोड़े खास है। अभी जैसे कि सतीश शेजुड़े जिसने छत्तीसगढ़ में स्टार्ट किया, सत्यान कदम है जिसने तेलंगाना आंध्र में स्टार्ट किया, वाटकर रवि बेनकर जिसका गुजरात में चलता है, मुकेश का राजस्थान में चलता है, कुंदन का तमिलनाडु है, या सालवी नॉर्थ में। ऐसे बहुत एग्जाम्पल नेटसप में है। लेकिन पहला एग्जाम्पल मैं शेयर करूंगा, वो है संजय देशपांडे। संजय देशपांडे हमारे साथ फाउंडर मेंबर में से, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उसका नेटवर्क पूरा खत्म हो गया था, फाइनेंशियली वो थोड़ा क्रंच में आ गया था। लेकिन ये संजय देशपांडे नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड वाला आदमी है। इसने, वो महाराष्ट्र से निकला, एक उसको आदमी मिला, धीरेन भाई त्रिवेदी। दुर्भाग्य से आज धीरेन भाई हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका लड़का जरूर है, नॉमिनी फैसिलिटी है नेटसप में। अभी देशपांडे गुजरात गया, धीरेन भाई के साथ गांव गांव घूमा, और वहां पे उसने नेटवर्क लगाना स्टार्ट किया। देशपांडे की खासियत क्या है? तो उसने गुजरात का कल्चर एडॉप्ट कर लिया। वो गुजराती लैंग्वेज सीख गया, इतना अच्छा सीख गया कि उसके, वो गुजरातियों से ज्यादा फ्लुएंटली गुजरात में बात करता है। मतलब उसने वह उस खुद को उस कल्चर में ढाल दिया, और लगातार वहां पे मेहनत करता गया। तो उसका रिजल्ट क्या था? अभी वापस देखो, देशपांडे का टारगेट था कि मुझे गुजरात में नेटवर्क लगाना है, उसकी स्ट्रैटेजी क्लियर थी, प्लानिंग रेडी था, और खुद ने उसने एग्जीक्यूट किया। और रिजल्ट क्या था? तो पूरे नेटसप में पहला कैप्चर बना संजय देशपांडे।
उस समय क्लब नेटसप में हाईएस्ट एक्चुअर आते थे देशपांडे की टीम से। उस समय रीजन नहीं होते थे, टीम होती थी। तो ये रिजल्ट ला पाया बिकॉज कि उसने उस तरीके से काम किया। दूसरा अगर मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर करूं, किरण भोईर 2003 में नेटसप में आया, यंग लड़का, 8 साल तक काम किया। 8 साल में बहुत जगह पे नेटवर्क लगा, बहुत जगह पे टूट गया, कहीं पे भी बड़ा सक्सेस नहीं हुआ। क्या हुआ पता नहीं, एक आदमी मिला, उसको लेके वेस्ट बंगाल गया। वेस्ट बंगाल में किरण भोईर 1 साल तक रहा। वहां के न्यूज चैनल उसने देखे और बंगाली ऐसा सीख गया कि वो जितना शुद्ध बंगाली बोलता है उतना बंगाली लोग भी नहीं बोलते। अभी ये बंगाली सिर्फ सीखा नहीं, उसने टारगेट रख के फर्स्ट टाइम नेटसप में ये भी दिखा दिया कि कंपनी की कंपनी टूट सकती है, नेटवर्कर नहीं, कंपनी के ओनर आ सकते हैं। जैसे कि देबू खुद का कंपनी चला रहा था, देबूदा को लेके आया। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नेटवर्कर, बड़े बड़े कंपनी ओनर किरण भोईर अपने अंदर लेके आए। देखो उस समय किरण भोईर के पास भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, देशपांडे के पास भी नहीं था, लेकिन उन्होंने ये मेरे हिसाब से वापस लिमिटेड से लिमिटेड रिसोर्स में अल्टीमेट रिजल्ट निकाल के दिया है। क्यों निकाल पाए? बिकॉज टारगेट फिक्स था। क्यों निकाल पाए? बिकॉज स्ट्रैटेजी बनाई थी। क्यों कर पाए? बिकॉज माइक्रो प्लानिंग था। क्यों कर पाए? क्योंकि खुद एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी थे और फिर रिजल्ट आया था। और एक मेंटर का मैं जरूर यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा, वो है प्रशांत घाटगे। ये भी बहुत दिनों से नेटसप में काम कर रहा था विदर्भ में, लेकिन विदर्भ में ही काम कर रहा था। लेकिन जब ये बेंगलोर स्टार्ट हुआ तो ये भी एक ही कांटेक्ट लेके, वो भी बुजुर्ग आदमी का कांटेक्ट लेके बेंगलोर मतलब कर्नाटक में गया। लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन और पैसा नहीं था। पेट्रोल पंप पे रहा एक रूम में, उसके शेयरिंग में शायद आपने सुना भी रहेगा। लेकिन वो एक आदमी से कांटेक्ट निकाल के कन्नड़ा भी सीख गया। आज की तारीख में वो कन्नड़ा में प्रोग्राम लेता है। आज की तारीख में उसके जितने रिकॉर्ड किसी ने नहीं बनाए, उसके टीम जितने रिकॉर्ड किसी ने नहीं बनाए। ये तीनों का एग्जाम्पल दिखाने के पीछे मेरा इंटेंशन क्या है? आप अभी कौन सी सिचुएशन में हो, आपका फाइनेंशियल सपोर्ट आपको कितना है, आपके टीम में कितने एक्टिव लोग हैं, आप कौन से एरिया में काम कर रहे हो, मैटर नहीं करता है। अगर आपके अंदर जुनून है और आपको नेटसप का मेंटर बनना है तो आपको करना क्या पड़ेगा? 100% गनीमी कावा। मेरे पास क्या नहीं है इसके लिए रोना नहीं है, जो है उसको लेके कैसे कर सकते हो। इसलिए आपका भी एक टारगेट होना जरूरी है। ये टारगेट के साथ एक स्ट्रेटेजी बनानी जरूरी है, क्योंकि अभी आपने बाकी सब तो चीजें की रहेगी ऐसा मैं इमेजिन कर रहा हूँ। इसके बाद आपको माइक्रो प्लानिंग करना है और खुद जाके एग्जीक्यूट करना है। इसको उसको बोल के होने वाला नहीं है, तू जाके कर, तो वो जाके करेगा नहीं करेगा पता नहीं, आपको खुद को जाना पड़ेगा और आपको भी रिजल्ट लाना पड़ेगा। आप भी 100% कल के नेटसप के मेंटर हो सकते हो। आप भी कल के अपने अपने टीम के जानता राजा बन सकते हो। और ये बनने के लिए आपको इस सेशन के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए, ये बताने के लिए मैं यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ सचिन कुलकर्णी को। ओवर टू यू सचिन। थैंक यू सुग्रे साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का जो टॉपिक है वो है गनीमी कावा। तो जैसा कल हम लोग बात कर रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन गिव्स बर्थ टू मैनेजमेंट, तो गनीमी कावा स्ट्रैटेजी जिसको बोलते हैं उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मैनेजमेंट। तो हम लोग इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। उसके पहले एक बार आप सबके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी एक गनीमी कावा कर चुके हो सब लोग। और वो गनीमी कावा क्या है कि कम, जैसे सुग्रे साहब ने बोला व्हाट इज गनीमी कावा, तो कम खर्चे में ज्यादा आउटपुट। यानी आप नेटसर्फ में आए हो, आप सही प्लेटफॉर्म के हो, बिना खर्चे के, कम भी नहीं बोल रहा हूं मैं, जीरो इन्वेस्टमेंट में आप करोड़पति जो भी आपको बनना है वो बन सकते हो। यानी एक बहुत बड़ा गनीमी कावा ऑलरेडी आप लोग कर चुके हो, इसलिए आप सबको बहुत बधाई। दूसरी चीज जो मुझे लगती है गनीमी कावा के बारे में, जैसा मिनिमम रिसोर्सेज बोलते हैं, मिनिमम रिसोर्स में मैक्सिमम आउटपुट आता है, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये भी देखना बहुत जरूरी है। क्यों गनीमी कावा का आविष्कार शिवाजी महाराज ने क्यों किया? तो देखिए, जैसा आपको पता है कि रिसोर्सेज बहुत कम थे, फाइनेंसेस बहुत कम थे, पैसा बहुत कम था, यानी फंड नहीं था, मावलों की छोटी सी टीम थी। यानी अगर हम लोग नेटवर्क की बात करें तो मेरे पास टीम छोटी है, मेरा पे आउट कम है,
और मुझे बड़ा कुछ तो करना है। तो ऐसे समय में क्या सही तरीके से कर सकते हैं, तो वो है गनिमी कावा, गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स जिसको बोलते हैं। तो इसके जनक जो है वो शिवाजी महाराज है। आज पूरी दुनिया में ये सिखाया जाता है। आप कोई भी देश ले लो, उसकी जो मिलिट्री ट्रेनिंग होती है उसमें ये मॉडल सिखाया जाता है, और हमें ये प्राउड होना चाहिए कि ये जिसने इसका आविष्कार किया है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। तो गनिमी कावा, एक चीज आप याद रखिए कि जरूरत अगर आपके पास, आपको जरूरत अगर है तो आप उससे अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द टैक्टिक्स। इसको बोलते हैं हम लोग एक गनिमी कावा आप लोग कर सकते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि जरूरत जो है वो आविष्कार जो होते हैं उसकी जननी होती है। तो जरूरत आविष्कार की जननी है। अगर हम आज कोई प्रॉब्लम में फंसे हैं तो इसका मतलब है उससे बाहर निकालना अगर हमारी जरूरत है, तो नो डाउट हमें कोई ना कोई चीज का या कोई ना कोई गनिमी कावा का आविष्कार होना ही है, अगर वो जरूरत है तो। सो व्हाट इज गनिमी कावा? मिनिमम रिसोर्सेस मैक्सिमम आउटपुट, जो ऑलरेडी एक आप कर चुके हो। दूसरी चीज हम लोग अभी पहले दिन से जब हम लोग आरंभ किए थे उस टाइम से हम लोगों ने देखा है कि क्या क्या जरूरी है। मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, विजन होना बहुत जरूरी है। आपका विजन सेट हो गया रहेगा, आपके लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म गोल सेट हो गए रहेंगे, आपका सिलेक्शन हो गया रहेगा, आपने कैबिनेट बना ली होगी, या कम से कम अपने पास तो अपने आप उसको पॉइंट आउट करके रखा रहेगा, आपने नोट डाउन करके रखा कि ये लोग हैं जिनको मैं कैबिनेट में ले सकता हूं। तो ये आपने कर दिया होगा। और एक उसके साथ जो सब शिवाजी महाराज थे या मावले थे, सबका मिलके एक कॉमन गोल जो था कि हम सबको मिलके फाइट करनी है, हम सबको स्वराज अचीव करना है। तो आपका भी एक कॉमन गोल सेट हो गया रहेगा कि मेरी टीम जो है, हम सबको मिलके ये टारगेट हमको पहला अचीव करना है, शॉर्ट टर्म करना है, फिर मिड टर्म करना है, फिर लॉन्ग टर्म करना है, वॉट एवर इट इज। लेकिन ये सेट होना कॉमन गोल बहुत जरूरी है, और ये सब चीजें आपने की होगी ऐसा कंसिडर करके हम लोग आज आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पहले दिन देखा था SWOT, यानी स्ट्रेंथ आपकी क्या है, उसके ऊपर आपको कैसा काम करना है, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको और कैसे बढ़ाना है, फिर आपके वीकनेसेस क्या क्या है और वो वीकनेसेस को आपको स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके साथ अपॉर्चुनिटी क्या क्या आपके पास है, अपॉर्चुनिटी के साथ जो भी धोखे है वो धोखे भी आपको जो देखने हैं, रिस्क जो है वो रिस्क भी देखनी है, उसको भी कवर करना है। उसके साथ हम लोगों ने देखा था कि थ्रेट क्या क्या आ सकते हैं। तो ये थ्रेट क्या क्या है उसके लिए भी प्लान ए और प्लान बी होना बहुत जरूरी है। तो ये प्लान ए प्लान बी हमारे हर प्लानिंग में होना ही चाहिए, और ये सब तभी होगा जब आपके पास एक टारगेट होगा। तो वो टारगेट का भी होना बहुत जरूरी है। तो इसके ये अगर हम लोग सब करते हैं तो एक अच्छा प्लानिंग हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक स्ट्रैटेजी हमारी फिक्स हो जाती है। तो ये बेनिफिट क्या होता है ये प्लानिंग का, देखिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ब्लूप्रिंट, इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो ब्लूप्रिंट क्या होता है? बेसिकली ब्लूप्रिंट वो चीज होती है जो आपको अचीव करने के, जो आपने प्लान किया है वो अचीव करने के पहले ही आपको विजुअलाइज होती है। मुझे दिख जाता है कि मुझे क्या करना है, दैट इज माई ब्लूप्रिंट। अगर ब्लूप्रिंट इतनी परफेक्ट है, एग्जाम्पल जो सुग्रे साहब ने अभी आपको दिया, सूरत का जो था, ये सूरत लूटने के 3 महीने पहले से प्लानिंग था। 3 महीने पहले महाराज के पास उसका ब्लूप्रिंट था, ब्लूप्रिंट रेडी था, किधर से कौन सी गली जाती है, कितने घर एक गली में पड़ते हैं, कौन से घर में कौन रहता है, किसके घर में किधर कितना माल छुपा के रखा है। और ये सब वही लोग थे जो मुगलों के साथ मिले हुए थे। बाकी कॉमन पब्लिक को एक को भी हाथ नहीं लगाया था, भले उसके पास करोड़पति हो वो, लेकिन उसको छुआ तक नहीं था। परफेक्ट लोग डिसाइड किए थे किनको लूटना है और किस गली में किसका घर है, किस घर में कहां पे पैसा छुपा के रखा है, ये सब ब्लूप्रिंट रेडी था। इसलिए जब वो एग्जीक्यूट हम लोग करते हैं, जब उसका एग्जीक्यूशन हम लोग करते हैं, तो हमें उसमें दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि पहले से विजुअलाइज किया हुआ रहता है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपका ब्लूप्रिंट भी रेडी है, कि आपको ये जो प्लान आपने किया है, ये जो टारगेट आप लोगों ने लिया है, तो इसको मुझे किस तरीके से अचीव करना है, तो इसका ब्लूप्रिंट भी शायद आपके पास रेडी है। उसके बाद एक होता है कि कंफ्यूजन नहीं चाहिए। अगर आपको ये अचीव करना है तो कंफ्यूजन नहीं चाहिए। देखिए, हम लोग बोलते हैं कि ये बिजनेस जो है, ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का। बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि कॉपी करने का बिजनेस है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज याद रखिए, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का नहीं है, ये बिजनेस है किसको डुप्लीकेट करना ये समझने का बिजनेस है। क्योंकि किसी को भी डुप्लीकेट करेंगे तो नुकसान होने वाला है। किसको डुप्लीकेट करना है ये अगर आपको पता है,
तो ही आप इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। तो किसे डुप्लीकेट करना है वो देखना बहुत जरूरी है। अगर वो आपको पता है तो कंफ्यूजन का आपका कोई चांसेस नहीं होता है। दूसरी चीज कंफ्यूजन जो हो सकती है, बहुत बार होती है, वो ये होता है कि हम लोग कॉपी करना बहुत इजीली कॉपी कर देते हैं। आज कोई प्रोग्राम हो गया, कोई बड़ा लीडर आ गया, जूम पे आ गया है, फिर आपके एरिया में आ गया, उसने कोई प्रोग्राम लिया, वो कुछ तो सिस्टम बोलता है, तो आपको लगता है यार ये सिस्टम बहुत बढ़िया है, इससे ये लीडर को सक्सेस मिला है, तो वो सिस्टम आप आपके टीम में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। 1 महीना तक इसको चलता है, दूसरे महीने में कोई और एक लीडर आता है, वो उसके तरीके बोलता है आपको कि ये मैंने किस तरीके से अचीव किया है, तो आपको लगता है ये भी अच्छा है, इसकी सिस्टम भी अच्छी है, तो पहला जितना भी है वो छोड़ देते हैं और हम लोग नए सिस्टम के पीछे भागते हैं। तो ये सब करके हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग बस खुद को ही नहीं तो अपने टीम को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। तो एक स्ट्रैटेजी अगर फिक्स नहीं होगी तो टीम में कंफ्यूजन बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये अवॉइड करने के लिए क्या करना है, नो डाउट हमें कॉपी करनी है, बट ऑलवेज एक चीज आप याद रखिए, कॉपी करते समय उसमें वैल्यू एडिशन भी करना बहुत जरूरी है। कॉपी विथ वैल्यू एडिशन अगर आप करते हो तो आप में कंफ्यूजन और आपके टीम में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो वैल्यू एडिशन मीन्स क्या होता है कि कोई आदमी अगर आपको कुछ सिस्टम बोलता है, कोई आपको कुछ तरीके बोलता है, तो वो जो तरीके होते हैं वो तरीके किस तरीके से मैं मेरी टीम में लगा सकता हूं और उसमें क्या मैं एडिशन कर सकता हूं एज पर माय टीम्स रिक्वायरमेंट, ये इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। तो हमेशा अगर कोई भी लीडर से कुछ आप सीखते हो तो वो जो सीख आपको मिली है उसको आपको वैल्यू एडिशन करके आपके टीम में पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप करते हैं तो इसमें कंफ्यूजन के चांसेस बहुत बहुत नेग्लिजिबल होते हैं। नेक्स्ट थिंग, ये सब करने के लिए स्वराज अगर आपके पास है तो उसको स्वराज में करना है, तो उसके लिए जरूरत है एक्सपांशन की। एक्सपांशन के लिए क्या लगता है, तो अपने पास नो डाउट आज जैसा हम लोग अभी 3 दिन से देख रहे हैं कि विजन भी है, गोल्स भी है, टीम भी है, कैबिनेट भी है, गोल भी डिसाइडेड है, तो अभी हम लोग एक्सपांशन कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सपांशन ऑफ पॉकेट जिसको बोलते हैं। अगर आपको बहुत बड़ा काम करना है, ग्रो करना है, तो आपको ये करना बहुत जरूरी है, आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सपांशन ऑफ पॉकेट। वो लोग जो दो तीन पॉकेट में ही काम करते हैं वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं, या फिर उनका सक्सेस लॉन्ग टर्म के लिए नहीं टिकता है। जैसे शाइस्ता खान का खत्म हो गया, उन्होंने तुरंत काम चालू किया सूरत की तरफ, तो ये हर एक प्लान अचीव करने के टाइम वो दूसरा प्लान रेडी रखते थे। तो हमें भी इस तरीके से करना चाहिए। लेकिन इसमें भी गड़बड़ क्या होता है, हम लोग अगर कोई पॉकेट में जाते हैं, एक पॉकेट अगर कोई हम लोग नया ओपन करते हैं, तो हमें वो पॉकेट में क्या क्या चीजें करनी बहुत जरूरी है, ये भी हमें सीखना बहुत जरूरी है। देखिए शिवाजी महाराज जब एक किला जीतते थे, अभी ये किले जो है, ये फोर्ट जो है, इसकी एक प्रॉपर मैनेजमेंट होती है। अगर हम लोग इसके ऊपर डिटेल में बात करें तो एक दिन भी चला जाएगा एक ही टॉपिक के ऊपर कि ये किले के मैनेजमेंट कैसे की जाती है। लेकिन महाराज को आप देखते हैं तो महाराज शुरू में हम लोग जैसा मेरे ख्याल से कल या परसों मैंने बात की थी आपसे कि शुरुआत में वो 1 साल में एक किला जीतते थे। उसके बाद उनकी थोड़ी सी टीम बढ़ी, उनके पास थोड़ा फंड आया, उनकी थोड़ी सी ताकत बढ़ी, तो वो 6 महीने में एक किला जीतते थे। फिर वो 1 महीने में एक किला जीतने लगे, फिर 1 हफ्ते में एक किला जीतने लगे। तो जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ी, जैसे जैसे टीम बढ़ी, तो वैसे वैसे वो एवरेज भी बढ़ता गया। तो वो क्या होता है, 1 महीने में 1 साल में एक किला पहले क्यों जीतते थे और उसके बाद वो दूसरा किले की तरफ क्यों नहीं जाते थे, तो इसके पीछे रीजन ये था कि वो किला अगर मेरे पास आया है तो वो हमेशा मेरे पास रहना चाहिए। इसका प्रबंधन जिसको बोलते हैं, इसका बंदोबस्त जो बोलते हैं, वो भी करना बहुत जरूरी है। अगर मेरे पास कोई पॉकेट मैंने ओपन किया है तो वो पॉकेट हमेशा के लिए हमें मेरे साथ रहना चाहिए, ये देखना भी बहुत जरूरी है। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, एक पॉकेट में जाते हैं, उसको ओपन करते हैं, एक लीडर वहां पे होता है, उसको छोड़ देते हैं, अगले पॉकेट में जाते हैं, और ऐसा महीना भर भी आप घूम के आए तो अंत में आपके पास एक ही पॉकेट रहेगा। क्योंकि अगर आपने एक किला जीता है और वो किला बिना मैनेजमेंट किए आप दूसरे किले पे चले गए, तो जब तक आप दूसरा किला जीतते हो तो कोई तो आके आपका पहला किला वापस जीत के चला जाएगा और एंड ऑफ द मंथ आपके पास बस एक ही किला रहेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये किले का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। वो किला संभालेगा कौन, कितने लोग वहां पे रहेंगे, कितने लोगों के लिए कितना खाना लगेगा, पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, सिक्योरिटी कैसा है, और मेन वो किले का किलेदार कौन है। वो किलेदार जब तक अपॉइंट नहीं करते हैं तब तक शिवाजी महाराज वो किला छोड़ के नए किले की तरफ जाते नहीं थे। तो आपका भी पॉकेट एक किला अगर है तो आपके एक पॉकेट का एक किलेदार होना बहुत जरूरी है। अगर आपको दूसरे किले पे जाना है, नया पॉकेट ओपन करना है, तो पहला जो आपका पॉकेट है उसका किलेदार कौन है
ये देखना बहुत जरूरी है, उसको अपॉइंट करना जरूरी है, फिर उसकी फौज कौन है वो देखना जरूरी है, उसकी सिक्योरिटी कैसे है वो देखना जरूरी है, उसकी रसद जिसको बोलते हैं यानी खाने पीने का सामान जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये अनाज विनाज का क्या चक्कर है वो देखना बहुत जरूरी है। और फिर वहां से आप निकलेंगे दूसरे किले की तरफ, तो वो दूसरा किला भी जीतेंगे, तीसरा किला भी जीतेंगे, और जितने किले आपके पास है वो वेल मैनेज रहेंगे। तो इस तरीके से ये मैनेजमेंट अगर पॉकेट का आप करते हो तो आइडेंटिफिकेशन करो, पॉकेट लगाओ, उसको बराबर से एक्सपांड करो, उसकी मैनेजमेंट ठीक से करो और फिर और आगे निकल जाओ। तो ये भी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद लीडर्स, अगर मैं आपकी बात कर रहा हूं, तो लीडर्स शुड बी बैलेंस्ड, और वो ठंडे दिमाग से प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। ताव में आके कभी कुछ काम नहीं होता है। अगर यही चीज हम लोग शिवाजी महाराज के साथ देखें तो वापस एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, अफजल खान का ही लेते हैं, क्योंकि ये बहुत यूनिक एग्जाम्पल है। और ये यूनिक इसलिए है कि अफजल खान जब निकला था आदिल शाह के दरबार से शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए, और जब उसका शिवाजी महाराज ने वध किया था, तो इतना भी एपिसोड अगर आपने ठीक से पढ़ा तो एक पूरा मैनेजमेंट आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो उसमें से एक चीज जो मुझे लगती है, वो एग्जाम्पल जो है, वो लीडर शिवाजी महाराज कितने बैलेंस्ड थे, कितने शांत दिमाग से प्लानिंग करते थे, इसका एक एग्जाम्पल है। देखिए अफजल खान जब आया, बहुत बड़ी फौज लेके आया, 50,000 की फौज लेके आया था, तो नो डाउट कोई भी लीडर टेंशन में आता था, या फिर वो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में आता था कि मेरे पास 12,000 ही लोग हैं, ये तो 50,000 की फौज लेके आया है, मैं इसका सामना नहीं कर सकता हूँ। और आजू बाजू में भी बहुत सारे लोग होते थे जो उनको डिप्रेस करते थे। हमारे भी आजू बाजू में लोग होते हैं, क्या कर रहा है ये, कैसे होने वाला है, तेरे से नहीं होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमें भी डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं, हमें भी टेंशन देने वाले लोग हैं। शिवाजी महाराज के भी आसपास थे, और सबसे बड़ा टेंशन उसको दे रहा था वो था खुद अफजल खान। उसको ये पता था कि अगर मैं प्रतापगढ़ के यहाँ पे गया तो वहां पे सब पहाड़ी एरिया है, और वहां पे शिवाजी महाराज गनीमी कावा में एक्सपर्ट है, तो वो मुझे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर वो खुले मैदान में आ गया तो मैं उसको तो 2 मिनट में हरा सकता हूँ, क्योंकि उसकी 12,000 की फौज है, मेरी तो पूरी की पूरी फौज है, तो मैं उसको आराम से हरा सकता हूँ। तो उसने क्या किया था, तो उसने आते आते गांव लूटने चालू किए, लोगों पे अत्याचार किए, पैसा जो भी मिला था, सोना जड़ जवाहिर जिसको बोलते हैं, वो सारा उठा उठा के वो लेके आ रहा था। और वो एक एक करके आया था, तुलजापुर तक आया था, जो शिवाजी महाराज की कुल देवी जिसको बोलते हैं, तुलजा भवानी माता, तो वहां पे आया। और उसने शिवाजी महाराज को चिढ़ाने के लिए वो मंदिर तोड़ दिया, मूर्ति की क्षति पहुंचाई। तो ये करने के बाद उसका सोच ये था कि अगर ये न्यूज शिवाजी महाराज तक जाती है कि तुलजा भवानी माता का मंदिर मैंने तोड़ा है, मूर्ति को मैंने क्षति पहुंचाई है, तो ताव में आके महाराज वहां से निकल आएंगे। लेकिन जैसे मैंने बोला कि लीडर शुड बी काम एंड बैलेंस। तो शिवाजी महाराज को पता था कि मेरी स्ट्रेंथ कम है, अगर मैं खुले मैदान में गया तो मैं इसको हरा नहीं सकता हूं। तो शिवाजी महाराज बैलेंस रहे, काम रहे। फिर उसके बाद वो देखा कि शिवाजी महाराज नहीं आ रहे, तो वो और आगे आया। तो वो और आगे आया, पंढरपुर तक आया, जहाँ पे विठल रुक्माई का मंदिर है, वहां पे वो भी उसने सेम किया, लूटा, अत्याचार किया, मूर्ति को ये क्षति पहुंचाई। अभी उसको लगा कि अभी तो शिवाजी महाराज आएगा, लेकिन वापस शिवाजी महाराज वॉज वेरी बैलेंस्ड, वेरी काम। उनको पता था कि मैं जाने से, ताव में काम करने से कुछ नहीं होने वाला है। वो बैलेंस्ड रहे, और वो बैलेंस्ड इसलिए रहे कि उनके पास एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी थी। नेक्स्ट पॉइंट अपना जो है वो एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी थी। उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं इसको खुले मैदान में हरा नहीं सकता हूं, कुछ तो करके इसको विवश करके यहां पे लाना पड़ेगा। तो स्ट्रैटेजी क्या बनाई उन्होंने कि जो अफजल खान के आजू बाजू में लोग थे, जो सब मैंने आपको कल बताया था, को एग्जिस्टेंस या फिर जिसको हम लोग बोलते थे कोऑपरेशन वाला काम, तो उन्होंने कुछ लोगों को अपने साथ मिला लिया, और उनके माध्यम से वो मैसेज देना स्टार्ट कर दिया अफजल खान को कि शिवाजी महाराज बहुत डरे हुए हैं, शिवाजी महाराज बहुत घबरा गए हैं, शिवाजी महाराज को लगता है कि अभी उनका कुछ खैर नहीं है। तो ये इसका कॉन्फिडेंस और बढ़ने लगा अफजल खान का कि यार ये तो डर गया, अभी भले ही अभी ये खुले मैदान में नहीं आ रहा है, तो खुले मैदान में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये डरा हुआ है। तो वो और कॉन्फिडेंस उसका बढ़ाने का काम शिवाजी महाराज ने खुद किया। ये उनकी एक स्ट्रैटेजी थी, उनकी एक रणनीति थी कि इसको अफजल खान को कैसे मैं ये प्रतापगढ़ के यहाँ पे लेके आऊं। तो जैसे जैसे उसको ये उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाते गए, उसी के आजू बाजू में जो शिवाजी महाराज ने लोग छोड़े थे, यही लोग एक स्ट्रैटेजी के माध्यम से, एक गनीमी कावा था ये कि इनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना था अफजल खान का कि शिवाजी बहुत डरे हुए हैं।
तो उन्होंने उसकी मीटिंग फिक्स की प्रतापगढ़ के नीचे, और फिर वहां पे उसके लिए सब शामियाना वगैरह अरेंज किया था। दैट वाज अगेन अ स्ट्रेटेजी। वापस वो एक टाइम डिसाइड किया, वो गए नहीं, बोले वो बीमार पड़ गए हैं, टेंशन में बीमार पड़े हैं। तो ऐसा करके 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 उन्होंने उसको थोड़ा सा डिले करके फिर वो गए थे और उसने उसका वध किया, वो सब आप जानते हो। लेकिन उसको वहां तक लाना भी एक गनिमी कावा था, उसको प्रतापगढ़ के नीचे बुलाना भी एक स्ट्रैटेजिक प्लान था जो शिवाजी महाराज ने एकदम परफेक्टली एग्जीक्यूट किया था। अभी जब हम लोग स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, परफेक्ट स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से दो चीजों के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। हमें भी एज ए लीडर, अगर हम लोगों को स्ट्रैटेजी ठीक से करनी है, तो दो चीजों के ऊपर हमें काम करना बहुत जरूरी है। उसमें से पहला होता है कि हमारे पास डेयरिंग होनी चाहिए, दूसरा होता है हमारे पास कंसिडरेशन होना चाहिए, यानी हमारे पास साहस होना चाहिए, और हमारे पास हमारे टीम की कद्र होनी बहुत जरूरी है, जो शिवाजी महाराज के पास एकदम परफेक्ट थी। उसका एग्जाम्पल वापस अफजल खान है, क्योंकि वो अफजल खान को फाइट करने के लिए वो अपने किले पे नहीं बैठे थे, वो वहां से उठ के प्रतापगढ़ पे आए थे। क्योंकि प्रतापगढ़ ही क्यों सिलेक्ट किया था? बिकॉज वापस स्ट्रैटेजी ये थी कि प्रतापगढ़ वो स्वराज के बॉर्डर पे था, और 2500 फीट अबव द सी लेवल, इतना ऊंचाई पे था। तीसरी चीज जो थी कि वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम था, यानी लड़ाई भी होती है तो मेरे जनता जो है, मेरी प्रजा जो है, वो उनको कम से कम क्षति पहुंचे, ये प्लानिंग उसके पीछे थी, ये स्ट्रैटेजी उसके पीछे थी। इन्होंने उसी लिए शिवाजी महाराज ने उस प्रतापगढ़ को सिलेक्ट किया था। अभी आप सोचिए कि ये इतना स्ट्रैटेजी अगर करते हैं, इतना बैलेंसली, इतना कामली अगर कोई स्ट्रैटेजी करता है, तो उसमें फेल्यूर के चांसेस बहुत कम होते हैं। और ये जो अभी मैंने दो चीज आपको बोली थी कि आपके पास एक तो साहस होना चाहिए, दूसरा आपके पास होना चाहिए वो कंसिडरेशन, यानी आपके लोगों की कदर होनी चाहिए। बस मेरे पास साहस बहुत है लेकिन मुझे किसी की कदर नहीं है, जैसे मुगल करते थे। मुगलों के पास साहस बहुत था, लेकिन उनको लोगों की, ना उनकी प्रजा की, ना उनके साथ जो सैन्य था उनकी भी कदर नहीं हुआ करती थी। तो उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो कभी भी 100% फुल प्रूफ नहीं हुआ करती थी। दूसरी चीज है, अगर डेयरिंग नहीं है और बस कदर है तो भी फायदा नहीं है। तो इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। एक स्ट्रैटेजी बनाते समय आपके डेयरिंग कितनी, यानी आप रिस्क कितना ले सकते हो, और आपकी लोगों की आपको फिक्र कितनी है, उनकी कदर कितनी है, ये दोनों का अगर आप समन्वय साधते हो तो ही आप एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हो। उसके बाद टू सी द इनविजिबल बाय अचीविंग द इम्पॉसिबल। वापस अफजल खान का ही अगर हम लोग बात करते हैं, तो उसको हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, लेकिन शिवाजी महाराज कुछ और देख रहे थे जो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। एक लीडर की खासियत होती है कि उसको हमेशा वो दिखना चाहिए जो नॉर्मल लोगों को नहीं दिखता है। हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें वो इनविजिबल देखना बहुत जरूरी है। मेरी कैप लग सकती है, ये मुझे अगर दिख रहा है तो ही मैं उसको अचीव कर सकता हूं। भले ही मेरे आजू बाजू में मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, इनको अभी वो चीज नहीं दिखेगी, क्योंकि उनके पास वो देखने की विजन नहीं है जो आपके पास शायद है। तो विजन अगर आपके पास है, वो अगर आप इनविजिबल जो है वो लोगों को नहीं दिख रहा है, लेकिन आप अगर उसको देख पा रहे हो तभी आप उसको अचीव कर सकते हो। एग्जाम्पल मैं वापस वही लूंगा, मैंने आरंभ के टाइम में भी आपको बोला था कि शॉर्ट में से जब हम लोगों ने बोला था ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी थी कि अफजल खान उनके ऊपर लड़ने के लिए, उनको खत्म करने के लिए आ रहा है। तो ये रिस्क भी था, बहुत बड़ा धोखा था, लेकिन लोगों को धोखा दिख रहा था, शिवाजी महाराज को अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। अपॉर्चुनिटी क्या थी? हम लोगों ने बात की थी कि उसको अगर मारूंगा तो एक दक्खन जो है, यानी महाराष्ट्र और उसके नीचे पूरा साउथ, वो दक्खन में एक अपना खुद का ब्रांड हो जाएगा, मेरा खुद का नाम हो जाएगा। किसी को कोई उस टाइम पे जो पहचानता नहीं था, जो मानता नहीं था, वो लोग शिवाजी महाराज को मानने लगेंगे। ये उनकी स्ट्रैटेजी थी, ये उनकी रणनीति थी, और ये अपॉर्चुनिटी थी, इसलिए उन्होंने उसका वध किया। और वहां से वो जो बोलते हैं ना कि ये आदमी बहुत फेमस हो गया, तो शिवाजी महाराज उस टाइम से बहुत फेमस हो गए थे कि ये कोई तो हिंदू राजा है जो हिंदवी स्वराज कर रहा है, ये ऐसा है जिसने अफजल खान का वध किया था। अब ये तो था स्ट्रैटेजी का पार्ट, लेकिन वो कुछ और देख रहे थे महाराज। बहुत, जिसको बोलते हैं ना कि परफेक्टली अगर स्ट्रैटेजी प्लान करते तो वो इनविजिबल देख रहे थे। और वो इनविजिबल क्या था, वो अगर आप जानेंगे तो आप सच में चौंक जाएंगे कि ये इतना भी अगर प्लानिंग हम लोग अगर कर सके तो हमें भी सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। महाराज ये देख रहे थे कि ये जो आ रहा है यहां से मुझे पकड़ने के लिए, तो ये रास्ते में क्या क्या करते आ रहा है। वो गांव लूट रहा है, लोगों के पास से खंडनी ले रहा है, फिरौती ले रहा है, लोगों के घर लूट रहा है, को जो भी जमा करते करते आ रहा है, वो खैर लेके तो सब यहीं पे आएगा ना। अगर वो आ रहा है तो मुझे मारने के लिए आ रहा है, तो ये सारा जो इकट्ठा कर रहा है वो लेके तो इधर ही आएगा।
और अगर मैं इसको वहां पे मार सकूं, एक तो मेरा नाम होगा और साथ में ये जो भी मेहनत करके वहां से उठा के लाया था ये सब मेरा होगा। तो दैट वाज द इनविजिबल जो शिवाजी महाराज देख रहे थे। इसलिए उनको, जो लोगों को लग रहा था इम्पॉसिबल है कि अफजल खान को तुम मार नहीं सकते हो, वो उनको करके दिखाना था, वो इम्पॉसिबल उनको करके दिखाना था, क्योंकि वो आगे का देख रहे थे। और अगर एक मजे की बात, जो क्या मिला शिवाजी महाराज को, नाम तो हो गया, तो क्या मिला ये थोड़ा सा मैं अगर आपके साथ शेयर करूं, बहुत बड़ी लिस्ट है इसलिए मैं लिख के रखा हूं, मैं इतना मैं याद नहीं कर सकता हूं। तो क्या क्या मिला था उनको मार के, तो एक जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, तो 95 हाथी उनके साथ थे, वो उन्होंने हाथ में लिए थे। 400 घोड़े थे, 1300 ऊंट थे, 1800 बैल थे, 2000 कपड़ा जोड़ी था, 14,000 राहुटिया बोलते थे उस टाइम पे, यानी हम जिसको खेमे या तंबू बोलते थे वो मिले थे। 14,000 वापस बंदूकें, तलवारें, भाले, पट्टे, दान पट्टे जिसको बोलते थे, 3 लाख के जड़ जवाहिर, 6 लाख का खजाना, 60,000 लोगों को 2 साल तक जो टिक सकता है इतना अनाज उनके पास था। और वो छोड़ के 18,000 लोग स्वराज्य में शामिल हुए थे उस अफजल खान के साथ लड़ाई के बाद। तो ये था जो इनविजिबल शिवाजी महाराज देख रहे थे कि एक ही इसमें उन्होंने उसका भी वध कर दिया, खुद का भी नाम कर लिया, और इतना सारा हमारे स्वराज में इन्होंने इकट्ठा कर लिया था। तो दिस इज टू सीइंग द इम्पॉसिबल। अभी हमें भी इस तरीके से ही देखना है। लोग बोलेंगे, क्योंकि लोग वो देख नहीं पा रहे जो आप देख सकते हो। मेरा दुबई होने वाला है, आप बोलते हो लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग बोलते हैं ये इसका कैप कौन बोलते, मैं बोलता हूँ मेरा कैप लगेगा, तो लोग शायद मजाक उड़ाएंगे। लेकिन अगर आपका स्ट्रैटेजी बिल्कुल परफेक्ट है, आपने आपका स्वॉट एनालिसिस करके रखा है, आपका ब्लूप्रिंट अगर आपके पास रेडी है, अगर आप शांत दिमाग से उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो माय डियर फ्रेंड्स आपका भी ये सारा चीज हो सकता है। लोगों को दिखे ना दिखे, आपको दिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो आता है वो पॉइंट है मनी मैनेजमेंट। तो मनी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो पैसा आ रहा है उसको आप खर्चा किस तरीके से करते हो। देखो, बहुत बार हमको लगता है कि जो पे आउट आ रहा है वो मेरा पे आउट है, लेकिन वो पे आउट आपका नहीं होता है। जो पे आउट आपको टीम के माध्यम से आया है उसमें से कुछ पार्ट आपको वापस टीम पे इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, 50% जो पे आउट आया वो आपके घर में रखिए, उसमें से 30% आप टीम पे री इन्वेस्ट करिए। देखिए, शिवाजी महाराज ने जितना भी खजाना इकट्ठा किया था वो हर पैसा शिवाजी महाराज ने वापस किलों के डेवलपमेंट में ही लगाया है, क्योंकि शिवाजी महाराज जानते थे किलों का महत्व क्या है। किले ही है जो स्वराज को संभाल सकते हैं, स्वराज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नेटसर्फ की बात करते हो, नेटसर्फ ने भी जितना भी पैसा नेटसर्फ में आया है प्रॉफिट के माध्यम से, वो नेटसर्फ ने वापस बिजनेस में लगाया है। वापस अभी जैसे सुग्रे साहब आप बोल रहे थे कि एक वहां पे बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग पूना के बाद चालू कर रहे हैं, तो ये री इन्वेस्टमेंट अपने ही प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये बिजनेस अपना है, तो इसमें हमको इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो 30% उसके ऊपर आपके टीम के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, और 20% जो है वो खुद की पर्सनल डेवलपमेंट के लिए यूज करना बहुत जरूरी है। अच्छे कपड़े लीजिए, अच्छे किताबें परचेज कीजिए, कोई पढ़िए, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों डेवलपमेंट आपका होना चाहिए। यानी आपका फिजिकल जो डेवलपमेंट है, आपका दिखने जैसा पर्सनालिटी है वो डेवलप होना चाहिए, आपका मेंटल डेवलपमेंट, मेंटालिटी डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं वो भी होना चाहिए। तो ये मनी मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, जो शिवाजी महाराज भी बहुत खूबी से करते थे, बहुत अच्छी तरीके से ये करते थे। यानी वो क्या बोलते थे कि अगर मैंने अफजल खान को मारा है तो आदिल शाह तो गुस्सा होगा, वो और 2-4 सरदार मेरे पास भेजेगा मुझे मारने के लिए, ये तो उनको भी पता था ना पहले से, और मुझे नुकसान होगा ये भी उनको पता था कि मुझे लड़ाई करनी पड़ेगी, यानी मेरा खर्चा होगा, लोग शहीद होंगे। लेकिन वो अफजल खान को फिर भी उन्होंने क्यों मारा था, क्योंकि वो क्या क्या लेके आ सकता है उनको पता था, और इतना बड़ा खजाना अगर मेरे पास आ रहा है तो उसके सामने दूसरा भी कोई सरदार आ गया तो उसमें 10-15 नुकसान भी हो गया, 10-15%, तो भी मेरा प्रॉफिट है, मेरे स्वराज का प्रॉफिट है। ये एक लीडर की सोच होती है, और यही सोच हमें भी रखनी है। 1 लाख रुपए का पे आउट आता है तो 30,000 में मेरे टीम पे किस तरीके से इन्वेस्ट करूं ताकि उसमें से मुझे 1 लाख का पे आउट कल 2 लाख तक जाए। ये हमारा प्लान, ये स्ट्रैटेजी हमारी होनी बहुत जरूरी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो करिए। वो शिवाजी महाराज ने किया इसलिए वो इतना ग्रो कर सके, और वही मुगलों ने नहीं किया करके मुगलशाही हम लोग बोलते खत्म हो गई। जब औरंगजेब शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए आया था, शिवाजी महाराज के जाने के बाद भी 27 साल वो यहाँ पे टिका था, क्योंकि उसको मराठा शाही जो थी, ये हिंदवी स्वराज जो था, इसको खत्म करना था, जड़ से मिटा देना था। लेकिन 27 साल में वो पूरी फौज लेके, लाखों की फौज लेके इनको सबको संभालना, यानी इनके जितने भी उसके प्रांत थे, उसको बोला जाता था कि इसके 14 प्रांत थे, तो 14 प्रांत का सारा जो इसका टैक्सेस वगैरह जमा होता था
वो सारा उसने यहाँ पे लगाया, और इसी के चक्कर में ना वो हिंदवी स्वराज को खत्म कर पाया, ना मनी मैनेजमेंट कर पाया, और इसके वही चक्कर में ये सारी मुगल शाही उसने खत्म कर दी। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर ठीक से मनी मैनेजमेंट करते हो तो आप ग्रो करोगे। मनी मैनेजमेंट अगर ठीक से नहीं करते हो तो आपको जिंदगी भर वो पैसों के लिए झगड़ना पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए। हमारी टीम जो है हमारे साथ काम करना चाहिए, और उसमें से वो डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये सारी चीज अगर आपको करनी है तो हमें थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। हम अपने ही एरिया में, अपने ही घर से अगर काम करते रहेंगे तो हम ये शायद इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होता है कि गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। अब ये गनिमी कावा नो नेसेसरी कि हर बार शत्रु को ही नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाए। कभी कभी ये गनिमी कावा हमें भी करना पड़ता है हमारी टीम को प्रॉफिटेबल करने के लिए। कभी कभी ये मैनेजर्स जो है, ये फिर जो कंपनी है, ये भी आपके साथ करेगी, लेकिन उसका मकसद एक ही होता है, आपका बेनिफिट। देखिए मेरा एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे, मेरे साथ भी ये गनिमी कावा कैसे किया था। ऑफ कोर्स मेरी भलाई के लिए किया था। मुझे कंपनी ने जो मैं ओसीएम हुआ करता था विदर्भ का, नागपुर का, तो मुझे वहां से उठा के कंपनी ने उस टाइम पे ओसीएम किया था। कोल्हापुर, बेलगांव रीजन हुआ करता था, एंड बैंगलोर। तो ये 3 रीजन मेरे पास दिए थे जहां पे मेरा एक भी लीडर काम नहीं करता था, मेरा टीम ही नहीं था। तो मैंने सोचा मुझे ऐसे जगह पे कंपनी क्यों भेज रही है कि जहां पे मेरा टीम ही नहीं है। लेकिन अगर मैंने वही सोचा, मेरा आपको सोच पॉजिटिव है, तो मैंने बोला कि कुछ तो इनके पीछे रीजन रहेगा, क्योंकि अगर ये मुझे भेज रहे तो उनका कुछ तो मकसद रहेगा। तो मैंने वहां जाने के बाद काम चालू किया। मैं कोल्हापुर में जाता था, बेलगांव में जाता था, और बैंगलोर अगर बात करें तो बैंगलोर में यानी कर्नाटका जितने भी बॉर्डर को लग के डिस्ट्रिक्ट थे वहां पे काम चलता था। यानी बेलगांव में जाते थे हम लोग, उसके बाद बागलकोट जाते थे, निपानी जाते थे, उसके बाद हरिहर, दावणगिरी, ये पॉकेट थे, धारवाड़ था, वहां पे मैं जाता था। लेकिन बैंगलोर एज सच कोई काम नहीं होता था वहां पे, क्योंकि किसी का टीम नहीं था। फिर वहां पे जितने भी लीडर्स थे उनको लेके मैं बैंगलोर जाना स्टार्ट कर देता था। अब उनको लेके मैं बैंगलोर जाता था, हर साइकिल में वहां पे मैं जाता था, 8 दिन का टूर होता था। और फिर मैं ये सोचने लगा कि मैं इनको तो लेके जा रहा हूं, तो फिर मेरे टीम से भी कोई अगर बैंगलोर लगता है तो क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने मेरे टीम में फिर लोगों को पूछना चालू किया किन किन के बैंगलोर में कॉन्टैक्ट है। तो 2-4 लीडर मिले जो बोले मेरा एक कॉन्टैक्ट है, मेरे 2 कॉन्टैक्ट है। तो मैं इनको भी बोलता था आप आओ, मैं बैंगलोर में बैठा हूँ, आप भी आओ, थोड़ा हम लोग भी बैंगलोर लगाते हैं। तो जैसा अभी प्रशांत का एग्जाम्पल चल रहा था, तो प्रशांत बोला सर मेरा कॉन्टैक्ट है, चिकमंगलुरु में है, बैंगलोर से बहुत दूर है। लेकिन मैंने बोला जा देख, कुछ तो होता है तो करते हैं, अपना भी कुछ टीम लगेगा बैंगलोर में। तो ऐसा करके मेरा बैंगलोर चालू हुआ। फिर वहां पे काम करते करते चिकमंगलुरु में जाता था, वो वहां से कुछ लीडर्स, जब मैं आता था बैंगलोर में, वहां से वो लीडर्स को पकड़ के मेरे पास लेके आता था। फिर हम लोग उनके साथ मीटिंग करते थे। बाकी का वो उतना उसका काम वहां पे वो प्रशांत जाके बाद में करता था। तो इसी तरीके से फिर हमको वहां पे रमेश अन्ना मिले जो बैंगलोर में थे, वो भी खुद की कंपनी चलाते थे। उनको हम लोगों ने वहां पे कवर किया, वो ज्वाइन करके लिए। उसके बाद गुरुलिंगे आया, उसके बाद प्रवीण आया, और फिर बहुत सारी टीम आई, जिसके माध्यम से आज जो बैंगलोर आप देख रहे हैं, तो ये इतना बड़ा बैंगलोर है। तो शायद ये इनविजिबल जो मैं नहीं देख पा रहा था, लेकिन कंपनी देख पा रही थी। जैसा हमने बोला टू सी द इनविजिबल टू अचीव द इम्पॉसिबल। तो ये कंपनी देख रही थी कि ये कुछ तो वहां पे जाके हो सकता है, इसका ये टीम को बुलाएगा, कुछ तो करेगा। तो वो भी हुआ। यानी हम लोग बोलते हैं कि ये गनिमी कावा हुआ, लेकिन ये अच्छे के लिए हुआ। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके भी अपलाइंस होते हैं, आपके जो लीडर्स होते हैं, या फिर आपके रीजन के मैनेजर्स हैं, आपके जोनल मैनेजर्स हैं, ये अगर आपको कुछ करने के लिए बोलते हैं तो इसको ये नहीं समझना है कि ये मेरे पे क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो इसके पीछे मकसद हमेशा यही होता है कि इसमें से उनको आपका कुछ तो बड़ा बेनिफिट करके देना होता है। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव, उनकी बात सुनिए हमेशा, इसमें से कुछ तो अच्छा ही होता है। तो गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, बाहर निकलिए और कुछ तो बड़ा करिए। और ये बड़ा करने के लिए ही ये मैनेजमेंट सीरीज हम लोगों ने चालू की है। उसके बाद जाते जाते मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा। एक्ट इन टाइम बोलते हैं। एक्ट इन टाइम माने इंग्लिश में कहावत है, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अगर हम लोग सही टाइम पे सॉल्यूशन निकालते हैं तो कल ज्यादा खर्चा होगा, वो बच जाता है। अगेन दिस इज अ गनिमी कहावत, ये राइट टाइम पे उसको अटैक करना। तो एक 4F का मैं आपको फॉर्मूला देने वाला हूं। जैसा देखिए, हम लोग पहले दिन जो हम लोग आरंभ किए थे उस टाइम पे मैंने 5S आपको बोले थे, जो शिवाजी महाराज ने इसको इंप्लीमेंट किया था। संकल्प लिया था, स्वराज का लिया था। फिर जो उनके डैडी थे शाहजी राजे, तो आपके भी कोई तो डैडी यानी मेंटोर होने चाहिए। आपका भी संकल्प होना चाहिए, आपको भी स्वराज चाहिए। आपके भी डैडी है जो जिसको मेंटोर बोलते हैं, तो आप भी किसी को तो मेंटोर करके लेना चाहिए। गनिमी कावा यानी स्ट्रेटेजी आपके पास होना बहुत जरूरी है, जो सह्याद्री के माध्यम से शिवाजी महाराज ने की थी, और बाद में था वो था स्वराज, तो वो हमें भी लाना है।
तो ये 5S के ऊपर भी काम करना है। उसके बाद मावला के सेशन में हम लोगों ने 3 N देखे थे, नाता, नीति एंड नियंत्रण। तो नाता आपके टीम के साथ आपका अच्छा होना चाहिए, आपकी नीति अच्छी होनी चाहिए और टीम के ऊपर आपका नियंत्रण अच्छा होना चाहिए। कल के सेशन में हम लोगों ने 3C देखे थे, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर, कॉम्पिटेंसी एंड कनेक्शन। तो अगर हमको एक अच्छा सुराज करना है तो हमें पहला हमारा EQ बढ़ाना पड़ेगा टीम के साथ, और हमारा कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, हमने कॉम्पिटेंसी यानी क्षमता अच्छी रखनी चाहिए, और हमारे टीम के साथ हमारा कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। अभी फिर ये हम लोग आगे की बात जो आज हम लोग कर रहे थे वो हम लोग कर सकते हैं। और ये करते समय अगर कोई प्रॉब्लम आता है, तो इसको ऑन द टाइम उसको क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। और इसके लिए आज का ये फॉर्मूला है 4F का। F फॉर फॉर्मूला, 4F होता है। इसको बोलते हैं हम लोग, पहला F होता है फाइंड, यानी क्या प्रॉब्लम है उसको फाइंड करना बहुत जरूरी है, सही समय पे फाइंड करो। दूसरा होता है फिक्स करो, यानी प्रॉब्लम जहां है उसको आगे उसको बड़ा मत होने दो, उसको वहीं पे फिक्स करो। तीसरा होता है फाइट, यानी आपको फिक्स कर दिया उसके साथ फाइट करो। और चौथा F होता है उसको फिनिश करो। वापस एग्जांपल अफजल खान का, वो चल के आ रहा था, अटैक करने के लिए आ रहा था, हमला करने के लिए आ रहा था। ये शिवाजी महाराज को समझ में आ गया, उसने प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लिया कि ये मेरे पे हमला करने के लिए आ रहा है, फाइंड हो गया। उसके बाद उसने उसको फिक्स कर दिया, प्रतापगढ़ के नीचे उसको फिक्स किया। यहां से वो स्वराज के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि वो खुद बॉर्डर पे जाके रुके थे, क्योंकि उनको पता था इसको यहीं पे फिक्स करना है। तो इसको फिक्स कर लिया, फाइंड कर लिया, फिक्स कर लिया। तीसरा उसके साथ फाइट कर लिया, और फाइट करके चौथा F कर लिया, वो था इसको फिनिश कर लिया। तो हमें भी जितने भी प्रॉब्लम आते हैं, राइट टाइम पे उसको फाइंड आउट करो, उसको फिक्स करो, उसके साथ फाइट करो, और उसको वहीं पे फिनिश करो। तो ये सारी चीज अगर आप करते हो तो नो डाउट आपका भी स्वराज, सुराज, शेड्यूलिंग, टारगेट अचीवमेंट परफेक्टली होने वाला है। और ये अगर परफेक्टली होता है तो आपका भी राज्याभिषेक हो सकता है, यानी आप भी बोल सकते हो कि यस मैं भी जानता राजा बन गया हूं। और आपकी टीम भी अगर बोलेगी ये सब अगर आप टीम के साथ लेके करते हो तो आपकी टीम भी बोलेगी कि यस ये मेरा जानता राजा है। तो शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक किया, क्या किया, नेटसर्फ ने किस तरीके से किया है, मेंटोर्स ने राज्याभिषेक किया यानी क्या किया है, और आपको भी अगर राज्याभिषेक चाहिए तो आपको वापस उसके साथ क्या करना है और ये क्या क्या होता है, ये हम लोग देखने वाले हैं कल के एपिसोड में। कल हमारा आखिरी एपिसोड है इस सीरीज का, जिसका नाम हम लोगों ने रखा है राज्याभिषेक, यानी फाइनल अचीवमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। राज्याभिषेक यानी एक बड़ा अचीवमेंट हम लोगों ने कर लिया, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, जो शिवाजी महाराज ने करके लिया था। तो कल मिलते हैं इसी समय 3 बजे। कल 25 मई है, हमारा नेटसर्फ का बहुत बड़ा दिन है कल, और ये जिसको संयोग बोलते हैं, कल ही ये सीरीज का भी लास्ट डे आया है। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू प्रशांत सर। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो हमने सचिन सर और सुग्रे साहब को सुना, दोनों ने हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से गनिमी कावा क्या है और हमारा वर्किंग पैटर्न क्या है सही इस तरीके से हमें बताया। इन दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। यस, थैंक यू, थैंक यू। गनिमी कावा मतलब जैसे सर ने शुरुआत में बोला कि एक टारगेट डिसाइड करना है, स्ट्रैटेजी, माइक्रो प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और उसका अच्छा रिजल्ट लेकर आना है। नेटसर्फ ने भी यही किया। मतलब जब नेटसर्फ ग्रोथ की बात कर रहा है तो पहले उन्होंने फाउंडेशन रखा, फिर डेवलपमेंट किया, और अभी नेटसर्फ एक अच्छे ग्रोथ फेज में जा रहा है। हमें क्या करना है, हमें भी इसी के ऊपर फोकस करना है, हमारे वर्किंग पैटर्न के ऊपर फोकस करना है। हमें ग्रोथ में जाना है तो हमें टीम के सामने एक आदर्श विचार रखना है, उनके सामने एक प्रॉपर टारगेट रखना है कि ताकि वो कंफ्यूज ना हो कि मुझे करना क्या है। हमारी टीम में जितने भी लोग हैं, ये कैटेगरी के लोग हैं, ये CA/CS करेंगे, ये क्लब नेटसर्फ करेंगे, तू फास्ट ट्रैक में जाएगा भाई, तेरा मिशन क्या हो सकता है, ये प्रॉपर टारगेट बना के हमें डाउनलाइन को देना है, ताकि उनके मन में भी कोई कंफ्यूजन ना हो कि मुझे कौन सा अचीवमेंट करना है। अभी ये अगर अचीवमेंट मुझे करना है, ये पाथ फाइंडर में मुझे अचीवमेंट तक पहुंचना है, तो ऑब्वियसली मुझे अलग अलग पॉकेट्स में जाना पड़ेगा। अभी एक ही पॉकेट अगर मेरे पास है तो शायद मैं वो टारगेट अचीव नहीं कर पा सकता हूँ, क्योंकि कभी बारिश आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी पॉकेट कम हो सकता है, कभी ज्यादा हो सकता है। लेकिन ये अगर हमें पॉकेट्स बढ़ाने हैं तो कंपलसरी हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आना है। ऐसा जरूरी नहीं कि हमें सिर्फ 100 किलोमीटर ही में ही काम करना है। नेटसर्फ में आप कहीं पे भी, कौन से भी एरिया में जाके काम कर सकते हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी सिचुएशन हो,
एज अ लीडर हमें शांति से सोचना है और उसके ऊपर वर्कआउट करना है। किसी साइकिल में टर्नओवर कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो लीडर काम नहीं कर रहा है। शायद सिचुएशन खराब हो सकती है, वो लीडर को हमें साथ लेना है, उसको कॉन्फिडेंस देना है और उसके साथ में फिर से आगे क्या करना है इसके ऊपर प्लानिंग करना है। शायद थोड़ा सा उसे पैसे देने से काम बन सकता है, शायद उसके टीम में कोई ऑफर देने से भी काम बन सकता है। मतलब हमारा भी मनी मैनेजमेंट हो जाएगा, जो टीम डेवलपमेंट के लिए हमें 100% सपोर्ट करने वाला है। तो इस माध्यम से अगर हम प्रॉपर वर्कआउट करते हैं तो 100% हमारा भी राज्याभिषेक होने वाला है। तो ये राज्याभिषेक कैसे होगा या क्या होगा, उसकी डेफिनेशन हमारे लिए क्या होगी, ये देखेंगे हम कल के एपिसोड में। सो मिलते हैं कल 3 बजे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।